हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हमारे टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। उसका बहुत ही जोश के साथ में और बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी के साथ में हम उसका क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन तो हम करेंगे, लेकिन साथ ही हम हर एक वर्ड का क्या निकाले, जूस निकालेंगे, क्योंकि आज जो अब एग्जाम है वो है हमारा कौन सा, एमसीक्यू। और एमसीक्यू फाइनल लेवल पे तभी सही हो सकेगा जब हमने लॉ के हर एक वर्ड का क्या निकाल रखा होगा, जूस निकाल रखा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 से। तो अब आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, ये राइज होता है कि ट्रस्ट अपनी कोई भी प्रॉपर्टी क्या करता है, बेचता है, कैपिटल एसेट बेचता है। उसको बेचने से जो कैपिटल गेन होता है, क्या वो कैपिटल गेन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होगा क्या? अगर इसका आपका आंसर हां है, तब तो इसका मतलब आप सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए में उसकी क्या ले सकेंगे, एग्जेम्पशन ले सकेंगे। और अगर आपका आंसर ना हुआ कि कैपिटल गेन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 11 से सब सेक्शन 1 से क्लॉज ए से आप उसकी क्या नहीं ले सकेंगे, एग्जेम्पशन नहीं ले सकेंगे। तो आइए अब आपको इसका आंसर देते हैं। जो भी ट्रस्ट को कैपिटल गेन होता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट से, वो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए उसकी एग्जेम्पशन सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 से हम नहीं ले सकते हैं। तो अब वो क्या कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा? तो आइए सुनिए, उसकी भी हम क्या ले सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एग्जेम्पशन टू क्या है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब होगा? जब ट्रांसफर ऑफ क्या होगा, कैपिटल असेट होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा कि जो असेट क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल असेट में कवर है या नहीं है। ओके, फिर वो कैपिटल असेट कौन सा है, जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या हो, ट्रस्ट हो, फॉर किसके लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका क्या हो, ट्रांसफर हो। ट्रांसफर का मतलब वही जो हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज किसमें दिया गया है, 47 में दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करें कि वो कैपिटल असेट है। वो कैपिटल असेट किसका है, ट्रस्ट का है। और हेल्ड किसके लिए है, यूज फॉर किसके लिए, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए। फिर उसका क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। और ट्रांसफर का मतलब वही जो 2 क्लॉज किसमें दिया, 47 में दिया है, जिसमें सेल भी है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ, रेलिंक्विशमेंट भी है, एक्सटिंग्विशमेंट भी है, और भी बहुत सारे क्या दिए, एक्सचेंज मीनिंग दिए हुए हैं। ओके, अब यहां पर समझते हैं कि उसकी एग्जेम्पशन हमें कैसे मिलेगी। तो अब आपको जो भी ट्रांसफर से नेट कंसीडरेशन आया है, आप सभी जानते होंगे नेट कंसीडरेशन का मतलब होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस 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 क्या है, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है एक्सक्लूसिवली किसके रेस्पेक्ट में, ट्रांसफर के रेस्पेक्ट में। तो अब जो अमाउंट आता है वो अमाउंट कौन सा होता है, नेट कंसीडरेशन है। अगर आप एंटायर नेट कंसीडरेशन अगेन आप क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, किस चीज के लिए, एक्विजिशन ऑफ किसके लिए, कैपिटल असेट के लिए। कौन सा कैपिटल असेट, जो हेल्ड अंडर क्या होगा, ट्रस्ट होगा, फॉर किसके लिए, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के यूज के लिए। तो आपको एंटायर कैपिटल गेन अमाउंट की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एग्जांपल आपके सामने है, 12,50,000 रुपए का फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, उसमें से 50,000 रुपए का क्या हुआ, ट्रांसफर का खर्चा हुआ। तो नेट कंसीडरेशन कितना हुआ, 12 लाख रुपीस है। अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट है, अब यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि यहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट का क्या मतलब होगा। क्या यहां पर भी कॉस्ट में इंडेक्सेशन किया जाएगा, क्या यहां पर भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसीडर किया जाएगा। और अगर वो ट्रस्ट को प्रॉपर्टी क्या मिली है, गिफ्ट में मिली है, तो क्या ऐसी स्थिति में यहां पर कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ली जाएगी। तो इन सभी तरह के क्वेश्चन का आंसर हमें एक्सप्लेनेशन देगा। एक्सप्लेनेशन होता है रिमूवल ऑफ किसके लिए, डाउट के लिए। तो आपका डाउट हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यस, यहां पर भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वही मतलब है जो कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 48 में दिया है। वहां के प्रोवाइजो में दिया है कि अगर कैपिटल असेट का नेचर लॉन्ग टर्म हुआ तो उसका क्या होगा, इंडेक्सेशन होगा। और अगर आपको असेट किसमें मिली है, गिफ्ट में मिली है, तो कॉस्ट किसकी लेंगे, प्रीवियस ओनर की लेंगे, जो हमें वहां पर सेक्शन 49 में बताया गया था, वही मतलब है। और वहां पर था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कंसीडर होगी, तो वही सेक्शन कौन सा होगा, 55 वाला होगा। तो यहां पर भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट का मतलब हो जाएगा लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ क्या होगी, एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो हमारे एग्जांपल में मान लीजिए जो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी एक्विजिशन की तो 5 लाख थी, लेकिन अब उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख रुपए है। तो अब कैपिटल गेन कितने रुपए का आ रहा है, 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ रहा है। लॉ बोलता है अगर आपने एंटायर नेट कंसीडरेशन यूटिलाइज कर लिया एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट के लिए, जो हेल्ड क्या होगा, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होगा फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, तो आपको एंटायर 4 लाख के कैपिटल गेन की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब पूरा 12 लाख रुपए जो आया नेट कंसीडरेशन, अगेन आप क्या कर दीजिए, यूटिलाइज कर लीजिए, तो 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इस बात को एक और तरीके से समझिए,
आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट है, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट है, उसके ऊपर आप जितना भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे एक्विजिशन के लिए, कैपिटल एसेट के लिए, ओके, हेल्ड अंडर ट्रस्ट के लिए, फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, तो जितना कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट से ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतने की आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट है उसके ऊपर वाले अमाउंट की मिलेगी। इसके पीछे लॉ का लॉजिक ये रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट है उसको जब भी आपने एक्वायर करा होगा तो आपको ध्यान है, अप्लाइड वर्ड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कवर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कवर होते हैं। तो जब भी आपने वो ट्रांसफर्ड एसेट एक्वायर करा होगा तो उसकी कॉस्ट को आपने एप्लीकेशन माना होगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट जोरदार है, हमने जब एक्वायर करा था तो वो 5 लाख का था, तो हमने उसे एप्लीकेशन कितना बताया था, 5 लाख बताया था। लेकिन यहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट का मतलब एक्सप्लेनेशन ने कहा वही होगा जो सेक्शन किस में दिया है, 48 में दिया है, वही होगा जो सेक्शन 49 में दिया है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वही होगा जो सेक्शन किस में दिया है, 55 में दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमने ओरिजिनली एक्वायर करा था 5 लाख में और उस समय हमने एप्लीकेशन दिखाई थी कितनी, 5 लाख। लेकिन अब हमारे लिए यहां पर उस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट 5 लाख लेके नहीं मान के उसको कितना मानेंगे, 8 लाख। अब 8 लाख के ऊपर जितना इन्वेस्ट कर दोगे उतना एग्जाम कर देंगे। एग्जांपल, अगर आपने नया कैपिटल एसेट एक्वायर करा जो हेल्ड अंडर प्रॉपर्टी, हेल्ड अंडर ट्रस्ट है फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9 लाख है तो आपको 1 लाख का कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट कितनी है, 8 लाख है, और आपने जो नया सेट एक्वायर करा है कितने का करा है, 9 लाख का, तो 1 लाख का कैपिटल गेन एग्जाम हो जाएगा, बाकी का रिमेनिंग 3 लाख का कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। जी हां, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपकी टोटल इनकम का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, और उस पर क्या करा जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। अगर आपने नया एसेट एक्वायर्ड करा है 10 लाख रुपीस में तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट कितनी है, 8 लाख है, 8 लाख के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख किया, तो 2 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 2 लाख क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने नया एसेट एक्वायर्ड करा 11 लाख का और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट कितनी है, 8 लाख है, तो 3 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 1 लाख का कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपने कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट कितनी है, 8 लाख है, और नया सेट खरीदा 12 लाख का, तो एंटायर 4 लाख का कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और कुछ भी कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आ चुकी है? तो एक चीज फिक्स कर लीजिए, जो एसेट हमने ट्रांसफर करा है उसकी जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब 48 मतलब 49 मतलब 55 से जो आई है उसके अबाउ जो इन्वेस्ट करेंगे उतना कैपिटल गेन क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन 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 एक बात बहुत ज्यादा समझने की है और प्रैक्टिकली समझिए, अगर आपने नया एसेट 13 लाख रुपीस का खरीद लिया है तो कैपिटल गेन तो 4 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा। वो तो आप 12 लाख भी इन्वेस्ट करते तो भी 4 लाख एग्जेम्प्ट हो जाता। अब आपने नया एसेट कितने का खरीदा, 13 लाख का खरीदा, तो भी कैपिटल गेन तो 4 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ये 1 लाख आपने कहां से लेकर आए, क्योंकि नेट कंसीडरेशन तो 12 लाख ही था, तो इस 1 लाख की आप कैपिटल एप्लीकेशन बता के सेक्शन 11 से, सब सेक्शन 1 से और क्लॉज ए से उसकी क्या ले लीजिएगा, एग्जाम्पशन ले लीजिएगा। समझ रहे हैं? 4 लाख रुपए तो कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन ले लीजिएगा और 1 लाख जो आपने नेट कंसीडरेशन से भी अबाउ क्या करा, इन्वेस्ट करा है, उससे अपना कैपिटल एप्लीकेशन बता दीजिएगा। ओके, कैपिटल एप्लीकेशन और उसकी सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए से एग्जाम्पशन लीजिएगा। और इस 4 लाख की एग्जाम्पशन सेक्शन 11 सब सेक्शन किससे लीजिएगा, 1 ए से लीजिएगा। 1 मोर एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, जूस लीजिएगा, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपने जो नया एसेट एक्वायर करा है वो 6 लाख का ही है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट कितने की है, आपकी 8 लाख है, तो आपने उसके अबाउ तो इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो कुछ भी कैपिटल गेन क्या नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। एंटायर 4 लाख रुपीस का कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, आपके टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो 6 लाख रुपए का कैपिटल एसेट आपने एक्वायर करा है उसे आप अपना कैपिटल एप्लीकेशन शो करिएगा और सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए के प्रोविजन से उसकी एग्जाम्पशन ले लीजिएगा। लेकिन कुछ भी कैपिटल गेन आपका क्या नहीं हो सकेगा, एग्जेम्प्ट नहीं हो सकेगा। तो ये हमारा कौन सा था, सेक्शन 11 सब सेक्शन कौन सा था, 1A था। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, एक कोई कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है जो हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, लेकिन वो एंटायर चैरिटेबल पर्पस के लिए और पूरा का पूरा रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं है। एग्जांपल मान लीजिए से उसमें से वो जो पूरी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट की, लेकिन उसमें से 60% ही क्या हो रहा है, ओनली 60% ही क्या है फॉर चैरिटेबल और किसके लिए है, रिलीजियस पर्पस के लिए। इन पार्ट है, इन क्या है, पार्ट है, ये हमने जूस निकाला 60% था, इन पार्ट ओनली फॉर सच पर्पस, हियर सच पर्पस इज चैरिटेबल पर्पस, हियर सच पर्पस इज रिलीजियस पर्पस। तो 60% ही कौन सा है, चैरिटेबल पर्पस है। अब आप कैपिटल गेन की क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। आपने 4 लाख रुपीस का कैपिटल गेन निकाल लिया, पुराना वाला एग्जांपल है,
ओके 60% पूरी जो प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट उसमें से सिर्फ 60% चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए था, पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, 4 लाख रुपए का क्या हुआ, कैपिटल गेन आया है। अब अगर ट्रस्ट ने, अब अगर प्रॉपर्टी पूरी किसकी थी, ट्रस्ट की थी, अब अगर ट्रस्ट 9 लाख रुपए का क्या करता है, नया कैपिटल एसेट खरीदता है, कितने का, 9 लाख रुपए का क्या खरीदता है, कैपिटल एसेट खरीदता है, तो ओरिजिनली तो हमको कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, 1 लाख एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट से ऊपर कितना, 1 लाख, लेकिन यहां पर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए था कितना, सिर्फ 60% था, तो 1 लाख का 60% सिर्फ 60,000 ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग कैपिटल गेन 3,40,000 क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। सेकंड एग्जांपल है, अगर आपने 10 लाख रुपए का कैपिटल एसेट एक्वायर करा तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट कितनी है, 8 लाख है, उसके अबव कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन पूरे 2 लाख की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, 2 लाख का कितना परसेंट, 60%, 1,20,000 की आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 2,80,000 रुपए का कैपिटल गेन क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर आपने नया कैपिटल एसेट एक्वायर करा 11 लाख रुपए का, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट्स ऊपर कितना करा, 3 लाख करा, 3 लाख एग्जेम्प्ट नहीं होगा, अब 3 लाख का सिर्फ 60% ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ 60% ही चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज के लिए था, तो 3 लाख का 60% 1,80,000 कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 1,20,000 रुपीज का कैपिटल गेन क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। अगर आपने 12 लाख रुपए क्या कर लिए हैं, वापिस से इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो 8 लाख के ऊपर कितने करे हैं, 4 लाख, लेकिन 4 लाख का सिर्फ 60% 2,40,000 क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, और रिमेनिंग 1,60,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमने एंटायर क्या निकाल दिया है, जूस निकाल दिया। अब इसमें से किसी भी चीज को लेके क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, स्टूडेंट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखे हुए हर वर्ड का हम क्या बना चुके हैं, क्वेश्चन बना के उसका जूस निकाल चुके हैं, हम उसका जूस निकाल चुके हैं। हमने अभी पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या करा था, ट्रस्ट की जो बिजनेस इनकम होगी वो बिजनेस इनकम भी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या होगी, ट्रस्ट होगी। बिजनेस इनकम का भी हम सेक्शन 11 से क्या ले सकेंगे, एग्जेम्पशन ले सकेंगे। बस वो जो बिजनेस अंडरटेकिंग है, वो जो क्या है, बिजनेस अंडरटेकिंग है, वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, एक ट्रस्ट है, मेडिकल रिलीफ के लिए बना है, और उस ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी है जो एक हॉस्पिटल है, ओके, हॉस्पिटल एक बिजनेस अंडरटेकिंग है, और वो हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग जो है, उसके सारे सेट्स जो है, वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या है, ट्रस्ट है। अब क्या असेसिंग ऑफिसर उस बिजनेस इनकम को कंप्यूट करने की पावर रखता है क्या, क्योंकि हम अभी असेसमेंट ऑफ पीजीबीपी, हम पीजीपी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ कौन सा, ट्रस्ट। तो क्या असेसिंग ऑफिसर बिजनेस इनकम को कंप्यूट कर सकता है क्या, तो आंसर सुनिएगा, यस 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 यस, बिजनेस इनकम असेसिंग ऑफिसर के पास में क्या है, पावर है, जूस निकाल दिया, पावर है। क्या कर सकते हैं, वो डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इनकम ऑफ सच अंडरटेकिंग, हियर सच अंडरटेकिंग इज बिजनेस अंडरटेकिंग, तो असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ क्या है, ट्रस्ट, बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट कर सकते हैं। और वो भी क्या पीजीपी के प्रोविजन से कंप्यूट करेंगे, क्या उस पे पीजीपी का प्रोविजन लगा के कंप्यूट करेंगे, क्योंकि लॉ ने कहा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू क्या है, असेसमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट। आंसर इज नो 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 नो। इसका मतलब यह नहीं है कि वो पीजीबीपी के प्रोविजन से आपकी बिजनेस इनकम क्या करेगा, कंप्यूट करेगा, वो कॉमर्शियल बेसिस पे आपकी बिजनेस इनकम क्या करेगा, कंप्यूट करेगा, रेवेन्यू माइनस क्या करेगा, खर्चे करेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करा जिसके ऊपर टैक्स डिडक्टिबल था, प्रीवियस ईयर में टीडीएस नहीं करा, या फिर करा उसको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं करा, और वो एक्सपेंडिचर टू रेसिडेंट को था, तो 30% क्या होगा, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट में भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। और सेकंड हमने पढ़ा था सेक्शन 40A, हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, अगर एक दिन में एक पार्टी को अदरवाइज आपने अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस से 10,000 का एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो वो एंटायर 10,000 से जितना भी ज्यादा वाला होगा वो सब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। जितना भी अदरवाइज क्या होगा, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट और क्या होगा, ईसीएस होगा, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अदरवाइज कॉमर्शियल बेसिस पे एओ आपकी बिजनेस इनकम क्या करेगा, कंप्यूट करेगा। और इन केस अगर जो बिजनेस इनकम डिटरमाइन हुई है, आपने जो इनकम शो करी थी अपने अकाउंट्स में, इन केस जो बिजनेस इनकम क्या हुई है, डिटरमाइन हुई है, किसने डिटरमाइन करी है, असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमाइन करी है, ओके, डिटरमाइन जो करी है किसने, असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करी है। और आपने जो इनकम डिटरमाइन करी है किसमें, अपने बुक्स ऑफ किसमें, अकाउंट्स में, आपने जो डिटरमाइन करी है वो कम है, और असेसिंग ऑफिसर ने जो डिटरमाइन करी है वो क्या है, ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा निकाली है इनकम, उसको डीम टू बी मान लिया जाएगा कि आपने उसको अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए क्या कर दिया है,
अप्लाई कर दिया। आपने बिजनेस इनकम निकाली है कितनी, 50 लाख, और एओ ने उसको कंप्यूट करा 75 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपए जो एक्सेस आए, मान लिया जाएगा कि उसको अप्लाइड कर दिया गया है कहां पर, अदर देन चैरिटेबल, और किसके लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। ओके, बस बिजनेस जो होना चाहिए वो इंसिडेंटल बिजनेस होना चाहिए, और उस बिजनेस के क्या होने चाहिए, सेपरेट बुक्स ऑफ क्या होने चाहिए, अकाउंट्स होने चाहिए। एल्स जो बिजनेस इनकम है वो भी सेक्शन 11 के प्रोविजन से क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, वो भी इनकम टैक्स में ट्रस्ट वालों के लिए सेक्शन 11 के प्रोविजन से क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब यहां पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन मिलती है किसको, ट्रस्ट को, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन किसको, सेक्शन 11 की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, तो सेक्शन 13 हमको बताता है, 13 हमको बताता है, अगर आपने ट्रस्ट ने अपनी ट्रस्ट की इनकम को या ट्रस्ट की किसको, प्रॉपर्टी को, ट्रस्ट की इनकम को या फिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को अगर आपने क्या कर दिया, बेनिफिट पहुंचा दिया है, अगर आपने ट्रस्ट की इनकम का, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, किसे पहुंचा रहे हैं आप बेनिफिट, तो आप बेनिफिट पहुंचा रहे हैं 13 सबसेक्शन 3 में जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जो ट्रस्ट का ऑथर है, जो ट्रस्ट का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, जो ट्रस्टी है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जहां पर इन लोगों का सब्सटेंशियल क्या है, इंटरेस्ट है, इनके जो रिलेटिव्स हैं, अगर इन लोगों को ट्रस्ट की इनकम का या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का बेनिफिट पहुंचा दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रस्ट की जितनी भी एंटायर इनकम होगी, पूरी की पूरी जो एंटायर इनकम होगी, ओके, जितना बेनिफिट पहुंचाया वो नहीं, ट्रस्ट की जितनी भी एंटायर इनकम होगी उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 1 रुपए का भी बेनिफिट पहुंचा दिया आपने, 5,000 रुपए का बेनिफिट पहुंचा दिया आपने, 20,000 रुपए का क्या पहुंचा दिया, बेनिफिट पहुंचा दिया, ट्रस्ट के खास लोगों को ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से बेनिफिट दिलवा दिया, बेनिफिट किनको, 13 सबसेक्शन 3 में जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनको, तो एंटायर इनकम जो होगी ट्रस्ट की, उसकी सेक्शन 11 में क्या नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। किसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, सेक्शन 11 के प्रोविजन से क्या नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एंटायर इनकम ही क्या हो जाएगी, एंटायर इनकम ही इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन के लिए। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, अब हम आते हैं इसके क्लॉज बी पे, ओके, और बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा, मे भी पॉसिबल हो कि नहीं मालूम हो, जूस नहीं निकाला हो पहले, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, जी हां चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, चैरिटेबल रिलीजियस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई ट्रस्ट है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, अगर उसने बेनिफिट किसको पहुंचा दिया, अगर उसने बेनिफिट पहुंचा दिया है अपनी इनकम में से किसको, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और किसको, कास्ट को, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और किसको, कास्ट को, एंटायर एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज सी में दिया है, 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में दिया है कि अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को क्या पहुंचाया, बेनिफिट पहुंचाया, तो एंटायर इनकम ऑफ जो ट्रस्ट होगी वो इनएलिजिबल हो जाएगी। ये रहा लॉ आपके सामने, वो सिर्फ किस में लिखा है, क्लॉज सी में लिखा है, ऐसा क्लॉज ए, बी और डी में लिखा हुआ नहीं है। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस की बात नहीं कर रहे हैं, रिलीजियस ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट को क्या पहुंचा सकता है, इनकम से बेनिफिट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट ने जो चैरिटेबल पर्पस के लिए उसने अपनी इनकम का बेनिफिट किसको पहुंचाया, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट को, तो जितना बेनिफिट पहुंचाया है उसके रेस्पेक्ट में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमारे पास में है एक्सप्लेनेशन है, इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास में क्या है, एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन हमें यह बोलता है अगर वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट कौन हुए, एससी हुए, शेड्यूल कास्ट है, अगर वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट कौन है, एसटी है, मतलब शेड्यूल क्या है, ट्राइब्स है, वो अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी है, वीमन है, अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी है, चिल्ड्रन है, जिनका हमें देश में अपलिफ्टमेंट करना है, किनका करना है हमें, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्या है क्लास, एससी एसटी ओबीसी विमेन चिल्ड्रन, एससी एसटी ओबीसी विमेन चिल्ड्रन, अगर कोई ट्रस्ट है चैरिटेबल पर्पस का है, वो अपनी इनकम का बेनिफिट इन 5 रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट को पहुंचाता है, तो नहीं माना जाएगा, लॉ ने कहा है नहीं माना जाएगा कि वो आपने बेनिफिट किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट को पहुंचाए। तो ऐसी स्थिति में उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी, और वो एग्जेम्पशन आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कौन से, एससी एसटी ओबीसी विमेन और कौन सा है, चिल्ड्रन। ऐसा हमें एक्सप्लेनेशन 2 में दिया, और ये देके हमारा रिमूवल ऑफ क्या कर दिया है, डाउट कर दिया। लेकिन अगर 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 स्पेसिफाइड पर्सन को क्या पहुंचा दिया, बेनिफिट पहुंचा दिया, तो एंटायर ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, एंटायर ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। और स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है जो ट्रस्ट के फाउंडर होते हैं, जो ट्रस्ट के कौन होते हैं, ऑथर होते हैं,
और जिन्होंने ट्रस्ट को सब्सटेंशियल डोनेशन दिया है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया आज तक, सिर्फ प्रीवियस ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर के एंड तक उन्होंने 50,000 रुपए से ज्यादा का, 50,000 तक वालों को नहीं, जिन्होंने आज तक ट्रस्ट को डोनेशन दिया है 50,000 रुपए से ज्यादा का, मतलब मॉनिटरी डोनेशन दिया है, काइंड डोनेशन देने वालों को नहीं मान रहे हैं, जिन्होंने मॉनिटरी डोनेशन दिया है और एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तक दिया है, इन प्रीवियस ईयर नहीं, अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तक दिया है और आज तक का डोनेशन 50,000 से ज्यादा दिया है, तो उन कॉन्ट्रीब्यूटर्स को भी क्या माना जाएगा, ट्रस्ट के खास स्पेसिफाइड पर्सन 13 सबसेक्शन 3 वाला माना जाएगा। और ये जो ट्रस्ट के ऑथर हैं, ये जो ट्रस्ट के फाउंडर हैं और ये जो ट्रस्ट के क्या है, सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर है, अगर ये HUF हैं तो इनके जो क्या होंगे, फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो भी ट्रस्ट के क्या कहलाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे। ट्रस्ट का जो मैनेजर है और जो ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं वो भी क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन है। ये जो ट्रस्ट के ऑथर हुए हैं, ये जो ट्रस्ट के फाउंडर हुए हैं, ये जो ट्रस्ट के सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर हुए हैं और ये HUF है तो उनके क्या मेंबर हैं, और ये जो ट्रस्टी और मैनेजर्स हैं इनके जो रिलेटिव्स भी होंगे, इनके रिलेटिव्स भी होंगे, वो भी ट्रस्ट के स्पेसिफाइड क्या होंगे, पर्सन होंगे। और लास्ट, इन लोगों का जिस भी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जिस भी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न को भी ट्रस्ट का स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। जिस भी कंसर्न में, जिस भी फर्म में, जिस भी कंपनी में ट्रस्ट के फाउंडर का, ट्रस्ट के प्रमोटर का, ट्रस्ट के ऑथर का, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर का, HUF है तो मेंबर का, ट्रस्टी का, मैनेजर का, रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस कंसर्न को भी ट्रस्ट का क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। और यहां पर रिलेटिव्स का जो मतलब है, यहां पर रिलेटिव का मतलब कौन है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में स्पाउस भी कौन हो गए, रिलेटिव हो गए हैं। ओके, इंडिविजुअल के जो ब्रदर सिस्टर है वो भी कौन है, रिलेटिव है। स्पाउस के जो ब्रदर सिस्टर हैं वो भी कौन है, रिलेटिव है। इंडिविजुअल के जो लीनियल असेंडेंट है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड क्या हो गए, मदर हो गए हैं। ओके, और डिसेंडेंट जो है, सन है, डॉटर है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है। ओके, और जो स्पाउस के जो कौन है, लीनियल असेंडेंट है, दैट इज फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए। डिसेंडेंट तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। और इन सब लोगों के जो क्या है, स्पाउसेस हैं, वो भी कौन है, ट्रस्ट के रिलेटिव्स हैं। वो रिलेटिव्स भी ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन है। लेकिन विशेष बात यहां पर यह है, विशेष बात जो यहीं पर ही है, जो इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर हैं और उनके जो स्पाउस हैं वो तो ट्रस्ट के स्पेसिफाइड है ही, और उनके जो लीनियल डिसेंडेंट जो हैं, उनके जो लीनियल डिसेंडेंट है, जो बेसिकली कजन कहलाते हैं, वो भी कौन हो जाएंगे, वो भी कौन हो जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। इसी तरीके से स्पाउस के जो ब्रदर और क्या है, सिस्टर्स हैं, स्पाउस के जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, ओके, उनके जो स्पाउस हैं वो तो रिलेटिव है ही, वो स्पेसिफाइड पर्सन है ही, और उनके भी जो लीनियल क्या होंगे, डिसेंडेंट होंगे, उनके भी लीनियल डिसेंडेंट भी क्या हो जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब खुद के भाई बहन के लीनियल डिसेंडेंट और क्या है, स्पाउस के जो ब्रदर सिस्टर हैं उनके भी लीनियल डिसेंडेंट भी क्या हो जाएंगे, रिलेटिव है, और क्या होंगे, स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। अगर इनको आपने क्या पहुंचाया, बेनिफिट पहुंचाया, अगर आपने इनको क्या पहुंचा दिया, बेनिफिट पहुंचा दिया, तो ऐसी स्थिति में पूरी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन विद एक्सेप्शन, वन एक्सेप्शन 12 सबसेक्शन 2 में जो दी है, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में दी है, और सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जब पढ़ते हैं वो बोलता है कि अगर वो ट्रस्ट कौन से पर्पस का हुआ, मेडिकल पर्पस के लिए हुआ, मेडिकल रिलीफ देने के लिए हुआ, और कौन सा हुआ, एजुकेशनल रिलीफ। सिर्फ दो ही को ही टारगेट किया है, एक वो ट्रस्ट जो मेडिकल रिलीफ के लिए बना है और एक वो ट्रस्ट जो एजुकेशनल रिलीफ के लिए बना है। अब ये जो दो ट्रस्ट हैं जो मेडिकल रिलीफ दे रहे हैं, एजुकेशनल रिलीफ दे रहे हैं, अगर इन्होंने कोई बेनिफिट पहुंचा दिया, अगर इन्होंने क्या पहुंचा दिया, बेनिफिट पहुंचा दिया है, सस्ते में सेवाएं दे दी है, या फिर बिना पैसे लिए क्या दे दिए, सेवाएं दे दी है, किनको, स्पेसिफाइड पर्सन को। जो 13 सबसेक्शन किसमें दिए थे, 3 में दिए थे। तो हमको तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी ने कहा था कि एंटायर एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन 12 सबसेक्शन 2 ने कहा अगर बात हो रही है मेडिकल रिलीफ वालों के लिए और एजुकेशनल रिलीफ वालों के लिए, तो पूरी एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। जितने भी अमाउंट का, जितने भी वैल्यू का बेनिफिट दिया है, सिर्फ उसको ट्रस्ट की इनकम मान लिया जाएगा। बाकी को सेक्शन, बाकी इनकम के रिस्पेक्ट में सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बस जितने भी अमाउंट का क्या दे दिया, बेनिफिट दे दिया, उसको ट्रस्ट की इनकम, टोटल इनकम में मान लिया जाएगा, और उस पे उनको क्या होगा, चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगा, उस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो हमको सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, साथ में 12 और सब सेक्शन कौन सा है, 2, और ये बात सिर्फ मेडिकल वालों के लिए और एजुकेशनल वालों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। अदर जो चैरिटेबल क्या है, ट्रस्ट है, उन पे, रिलीजियस जो ट्रस्ट है, उनके रेस्पेक्ट में क्या नहीं होगी, ये एप्लीकेबल नहीं होगी, उनके रेस्पेक्ट में क्या नहीं है, ये बात एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमने अभी सेक्शन 12 और सब सेक्शन 2 का क्या निकाला है, जूस निकाला है। तो हमने पढ़ा एंटायर एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी स्पेसिफाइड पर्सन
को पहुंचाया, और अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट को जितनी इनकम का बेनिफिट पहुंचाया उसके रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 5 एक्सेप्शन है, एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और कौन से, चिल्ड्रन। अब एक बात समझिएगा, अगर कोई ट्रस्ट है जो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, उसमें से जितनी इनकम का बेनिफिट अगर जनरल पब्लिक के लिए डज नॉट एन्योर फॉर बेनिफिट ऑफ क्या है पब्लिक के लिए नहीं है, तो प्राइवेट रिलीजियस जो पर्पस है जिसकी इनकम का बेनिफिट किसको नहीं पहुंच रहा है, पब्लिक को नहीं पहुंच रहा है, तो उस इनकम के रेस्पेक्ट में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कौन से ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है, प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट की जो क्या है इनकम है, वो इनकम डज नॉट एन्योर बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है किसको, पब्लिक को। तो ऐसी स्थिति में जितनी इनकम का बेनिफिट पब्लिक को नहीं पहुंच रहा है उतनी इनकम के रेस्पेक्ट में उस प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट को सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और वन मोर है, अगर जो ट्रस्ट का क्या है फंड है, जो ट्रस्ट का फंड है, अगर ट्रस्ट ने अपना फंड इन्वेस्ट कर दिया और डिपॉजिटेड कर दिया कहां पर, अदरवाइज 11(5) के मोड्स में, एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जेम्पशन लेने के लिए वन कंडीशन थी वहां के सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 के क्लॉज में दी थी कि एग्जेम्पशन लेने के लिए 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट डिपॉजिट करना है। लेकिन यहां पर एनी फंड की बात हो रही है, तो इवन जो 15% वाला सेट अपार्ट है, विदाउट कंडीशन वाला है, जिसके लिए कोई स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं थी, अगर वो कहीं पर भी इन्वेस्ट हुआ तो ट्रस्ट का कोई सा भी फंड हो वो ऑलवेज फंड 11(5) के मोड्स में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज जितना फंड आपने 11(5) के मोड्स के अलावा इन्वेस्ट डिपॉजिट कर दिया है तो उसके रेस्पेक्ट में ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जेम्पशन लेने के लिए 11(5) के मोड्स में तो इन्वेस्ट करना कंडीशन था, वन क्या थी, कंडीशन थी। लेकिन जो 15% सेट अपार्ट था, विदाउट एनी कंडीशन वाला था, जिसके रेस्पेक्ट में कोई कंडीशन नहीं थी, जिसे हमने फ्री एक्यूमुलेशन नाम दिया था, अगर उस फंड को भी कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो भी 11(5) के मोड्स में ही होना चाहिए। अदरवाइज जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया उसके रेस्पेक्ट में आपको सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसके रेस्पेक्ट में आपको सेक्शन 11 में क्या नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 115 बीबीसी, यस अनोनिमस डोनेशन का हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अनोनिमस डोनेशन का मतलब ये होता है जहां पर जो दान करता था, कौन था जो दान करता था, उसकी आइडेंटिटी क्या नहीं है, मालूम नहीं है। अनोनिमस डोनेशन का क्या दिया है, लॉ ने मतलब दिया है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली बात है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या है वॉलेंट्री, क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहां पर जिस पर्सन ने डोनेशन रिसीव किया है, जिस पर्सन ने डोनेशन क्या करा है, रिसीव करा है, उसके पास में डज नॉट मेंटेन ए रिकॉर्ड, उसके पास में रिकॉर्ड ही नहीं है। किस चीज का रिकॉर्ड नहीं है, आइडेंटिटी का रिकॉर्ड नहीं है। किसकी आइडेंटिटी का रिकॉर्ड नहीं है, तो जिस पर्सन ने क्या करा है, मेकिंग सच डोनेशन, ऑफ द पर्सन मेकिंग सच डोनेशन, जिस व्यक्ति ने डोनेशन दिया है उसकी आइडेंटिटी का ना तो कोई नेम है, ना कोई एड्रेस है, ना ही कोई रिकॉर्ड है। किसके पास में, जिस व्यक्ति ने वो डोनेशन क्या करा है, रिसीव करा है। तो ऐसे डोनेशन को हम अनोनिमस डोनेशन बोलते हैं। अब अनोनिमस डोनेशन से क्या होता है, लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और इसके साथ में कि वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में हमें सेक्शन 11 के प्रोविजन से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ में व्यक्ति लोग जो है वो अपना ब्लैक मनी क्या करते हैं, दान करते हैं अनोनिमस डोनेशन के रूप में। किसको, एक चैरिटेबल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट जो खुद का ही बनाया हुआ होता है, ओके, खुद का ही बनाया हुआ होता है, और उसमें उसकी एग्जेम्पशन क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। और कैसे एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, एक कैपिटल एप्लीकेशन कर देते हैं, और उसकी एग्जेम्पशन क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। तो उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए सेक्शन 115 बीबीसी क्या बोलता है, अनोनिमस डोनेशन पे क्या होगी, टैक्सेबिलिटी होगी, उसके ऊपर टैक्स पेबल होगा, टैक्सेबिलिटी होगी। और कितनी टैक्सेबिलिटी होगी, वो होगी रेट एट द रेट ऑफ 30%। एमएमआर रेट नहीं है, 30% है। 30% पे लास्ट में 4% क्या लग जाएगा, सेस भी लग जाएगा, लेकिन 30% से टैक्सेबिलिटी होगी, एमएमआर से टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ओके, अब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, तो टैक्सेबिलिटी करने के लिए उस अनोनिमस डोनेशन में से जितना भी अनोनिमस डोनेशन मिला है, दैट इज जितना भी अनोनिमस है, चाहे कॉर्पस अनोनिमस हो, चाहे अदर देन कॉर्पस अनोनिमस हो, मतलब किसी भी तरह का अनोनिमस डोनेशन हो, जनरल अनोनिमस हो, कॉर्पस अनोनिमस हो, टोटल ऑफ अनोनिमस डोनेशन में से एक डिडक्शन मिलेगी। मतलब इतना लॉ आपको परमिट कर रहा है कि इतने अमाउंट तक का अनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड किया जा सकता है, उस पे 30% की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अब वो क्या है, उस बात को हम ध्यान से समझेंगे। कितना अमाउंट की हमको क्या है, डिडक्शन अलाउड है, ओके, कितना अनोनिमस डोनेशन अलाउड है, तो वो अलाउड है दैट इज 5% ऑफ टोटल डोनेशन। इट इज नॉट 5% ऑफ अनोनिमस डोनेशन, इट इज 5% ऑफ टोटल डोनेशन।
कॉर्पस वाला, अदर देन कॉर्पस वाला, अनोनिमस वाला, अदर देन अनोनिमस वाला, सब तरह के जो डोनेशन है, सब तरह के डोनेशन, जितना भी डोनेशन आया है, चाहे वो कॉर्पस हो, कॉर्पस में भी अनोनिमस हो सकता है, अदर देन अनोनिमस हो सकता है, जनरल डोनेशन अनोनिमस वाला भी हो सकता है, अदर देन अनोनिमस भी हो सकता है। तो ये चारों तरह के जितने भी टोटल डोनेशन है उसका कितना परसेंट, 5% और 1 लाख, विच एवर इज हायर, लोअर की रिडक्शन नहीं है, मिनिमम 1 लाख रुपीस की रिडक्शन है, मिनिमम 1 लाख रुपीस की, हर एक ट्रस्ट को, हर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को मिनिमम 1 लाख रुपीस का अनोनिमस डोनेशन रिसीव करना क्या कर रखा, अलाउ कर रखा है। अब इससे जो एक्सेस अनोनिमस आएगा, इन दोनों के हायर में से जितना भी एक्सेस अनोनिमस आएगा, उस एक्सेस के रेस्पेक्ट में 30% की क्या आएगी, टैक्सेबिलिटी आएगी, उसके रेस्पेक्ट में क्या आएगी, 30% की टैक्सेबिलिटी आएगी। लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के रेस्पेक्ट में ही एप्लीकेबल होगा। जो ट्रस्ट है और चैरिटेबल पर्पस के लिए जो अनोनिमस आया है उस पे होगा। अगर रिलीजियस पर्पस के लिए आता है तो रिलीजियस पर्पस पे किसी भी तरह की अनोनिमस डोनेशन की सेक्शन 115 बीबीसी में कोई भी क्या नहीं है, टैक्सेबिलिटी नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी क्या नहीं होगी, टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। उसके रेस्पेक्ट में आप सेक्शन 11 के प्रोविजन से एग्जेम्पशन क्या कर सकेंगे, अवेल कर सकेंगे। सेक्शन 115 बीबीसी की एप्लीकेबिलिटी ओनली चैरिटेबल पर्पस के लिए जो क्या है, अनोनिमस डोनेशन है, उसके रेस्पेक्ट में है। अगर कोई क्या है, ट्रस्ट है, अगर उसको रिलीजियस पर्पस के लिए अनोनिमस आता है और उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए भी अनोनिमस आता है, तो जो रिलीजियस के लिए अनोनिमस आया है उस पे 115 बीबीसी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, और जो चैरिटेबल पर्पस के लिए अनोनिमस आया है उस पे 115 बीबीसी की क्या होगी, एप्लीकेबिलिटी होगी, उस पे बीबीसी के एप्लीकेबल। अब नाउ वन क्वेश्चन अराइज होता है, हमको जो भी डिडक्शन मिली है दैट इज 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच इज हायर, तो वो जो डिडक्शन वाला जो अनोनिमस डोनेशन है, जो डिडक्शन वाला अनोनिमस डोनेशन है, अब उस अमाउंट का क्या होगा, क्या वो नॉर्मल टैक्स होगा, क्या वो नॉर्मल टैक्स होगा, या उस अमाउंट के रेस्पेक्ट में हम सेक्शन 11 में एग्जामिशन ले सकेंगे 15% सेट अपार्ट करके, 85% क्या करके अप्लाइड करके, क्या उस हम डिडक्शन वाले की 11 में एग्जामिशन ले सकेंगे, या फिर जितनी की डिडक्शन मिली है वो नॉर्मल क्या होगा, टैक्स हो जाएगा। वो अनोनिमस टैक्स तो कितना हो रहा है, 30% हो रहा है, जो भी क्या हायर से ऊपर वाला जो एक्सेस अनोनिमस होगा वो तो 30% हो रहा है, लेकिन हायर तक का जो अनोनिमस है दैट इज जो डिडक्शन वाला अनोनिमस है, क्या वो टैक्सेबल होगा या वो सेक्शन 11 के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सुनिएगा सुनिएगा, ये बोलते हैं सेक्शन 11 12 में कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। कौन से, जो अनोनिमस डोनेशन 115 बीबीसी है, ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो इन माय ओपिनियन ऑन विच टैक्स इज पेबल का मतलब है जो डिडक्शन से एक्सेस वाला अनोनिमस होगा, उस पे सेक्शन 11 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, उस पे 115 बीबीसी में क्या होगी, टैक्सेबिलिटी होगी, उसके रेस्पेक्ट में टैक्सेबिलिटी होगी। लेकिन जितने के रेस्पेक्ट में डिडक्शन मिल गई है, जितने के रेस्पेक्ट में डिडक्शन मिल गई है, उसके रेस्पेक्ट में हम सेक्शन 11 से क्या ले सकेंगे, एग्जामिशन ले सकेंगे। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपीस का क्या है, अनोनिमस डोनेशन है, आपको 5 लाख रुपीस का क्या है, अनोनिमस डोनेशन है, और टोटल डोनेशन का जो अमाउंट है, टोटल डोनेशन का अमाउंट है आपका 30 लाख है। टोटल डोनेशन, सब तरह के डोनेशन कितने हैं, 30 लाख है। 30 लाख का क्या करेंगे, 5% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। 1 लाख कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। अब एक काम करिए, 5 लाख में से 1,50,000 की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, तो रिमेनिंग 3,50,000 का अनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30% से। तो आप एक काम करिए, आप एक काम करिएगा, जब आप ट्रस्ट की इनकम क्या करें, कंप्यूट करें, जब ट्रस्ट की इनकम क्या करें, कंप्यूट करें, तो सबसे पहले तो सारे डोनेशन ऐड कर लें। पहले आप ट्रस्ट की इनकम में सारे डोनेशन ऐड कर लें, फिर उसमें से कॉर्पस डोनेशन को हटा लीजिए, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के प्रोविजन से सेपरेटली अलग से एग्जेम्प्ट है। और फिर उसमें से माइनस कर लीजिए अनोनिमस, कितना वाला, 3,50,000 वाला, सिर्फ 3,50,000 वाला माइनस कर लीजिए, सो डेट पहले जोड़ा 5 लाख था अनोनिमस, लेकिन माइनस कितना करा, 3,50,000 करा। ऐसा करने से क्या हुआ, जो 1,50,000 अनोनिमस डोनेशन है वो ट्रस्ट की इनकम में इंक्लूड हुआ रह गया, तो हम अब उसके रेस्पेक्ट में 15% सेट अपार्ट कर सकेंगे और 85% अप्लाइड करके उसकी एग्जेम्पशन ले सकेंगे, उसकी एग्जेम्पशन ले सकेंगे। ओके, बात समझ रहे हैं। यहां पर करना क्या है, पहले डोनेशन जो है सारे डोनेशन ट्रस्ट की इनकम में जोड़ दीजिए, उसमें से कॉर्पस डोनेशन जो है, उसमें से कॉर्पस डोनेशन जो है, कॉर्पस भी कौन सा वाला, कॉर्पस भी कौन सा वाला, अदर देन एनोनिमस वाला, कॉर्पस कौन सा वाला, अदर देन एनोनिमस वाला, उसको सेक्शन 11 सब सेक्शन 1
क्लॉज डी के प्रोविजन से सेपरेटली क्या कर दीजिए, एग्जाम कर दीजिए। अब बचेगा कौन सा डोनेशन, जनरल डोनेशन, और एक बचेगा कौन सा, अनोनिमस डोनेशन। जनरल डोनेशन को पे तो हम सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन ले सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का इफ एंड बट नहीं है। अब बात है कॉर्पस डोनेशन, तो कॉर्पस डोनेशन को कितना माइनस करिए, उतना ही माइनस करिए जितना वो 115 बीबीसी से क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। रिमेनिंग जितने की डिडक्शन मिल रही है उसको लेस ना करें, सो दैट उसके रेस्पेक्ट में 15% सेट अपार्ट करके 85% अप्लाई करके हम उसकी क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पशन ले सकते हैं। हम उसकी क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि 13 सबसेक्शन 7 ने कहा है आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी 11 की अनोनिमस डोनेशन से, सिर्फ उसके रेस्पेक्ट में जितने के रेस्पेक्ट में टैक्स इज पेबल है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ डेट सेक्शन। तो 3.5 लाख रुपए पे टैक्स पेबल है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। 1.5 लाख रुपए पे 115 बीबीसी में टैक्स पेबल नहीं है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या ले सकेंगे, एग्जाम्पशन ले सकेंगे। उसके रेस्पेक्ट में हम क्या ले सकेंगे, एग्जाम्पशन ले सकेंगे। और ये बात सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए रिसीव हुई हुई अनोनिमस डोनेशन पे ही क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब बात ध्यान से समझिए, ये जो सारी एग्जाम्पशंस जो हैं, ये सारे प्रोविजंस जो हैं, एक्सेस एक्यूमुलेशन है, डीम्ड क्या है, एप्लीकेशन है, कैपिटल गेन की जो हमने क्या पढ़ी है, एग्जाम्पशन पढ़ी है, 15% सेटअप करा है, 85% की जो हमने क्या पढ़ी है, एग्जाम्पशन पढ़ी है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारी जो हमारी क्या प्रोविजन है, ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब उस ट्रस्ट ने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर दी हो, एप्लीकेशन कर दी हो, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर दी हो, और साथ में वो रजिस्टर्ड भी हो गया हो 12AA के प्रोविजन से। एप्लीकेशन 12A में कहा गया है, एप्लीकेशन के लिए कहा गया कि एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा, लेकिन रजिस्टर्ड 12AA के प्रोविजन से होगा। एग्जाम्पशन तब मिलेगी जब वो रजिस्टर्ड होगा, ऐसा सेक्शन 12A ने कहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 12AA से होगा। तो सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ही क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी। कहने का मतलब है आप मान लीजिए 15% सेट अपार्ट करते हैं और 85% इनकम अगेन आप अप्लाई कर देते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, लेकिन जब तक आप ट्रस्ट में रजिस्टर्ड नहीं होंगे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ऐसा किसने कहा है, सेक्शन 12A के प्रोविजन ने कहा है। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कौन सा होता है, 10A होता है। फॉर्म कौन सा होता है, 10A होता है। ओके, अब बात ध्यान से समझिएगा, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, तो अब इसमें क्या खास बात हुई, लेकिन आपने अपना ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर लिया है। आपने अपना ऑब्जेक्ट अब क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है। आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। आपने अपना ऑब्जेक्ट क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को बदल लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, तो जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को बदल लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके विदिन 30 डेज में आप कमिश्नर को दोबारा क्या कर लें, एप्लीकेशन कर लें और रजिस्टर्ड हो जाए, तो आपकी एग्जाम्पशन क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं लेकिन आपने अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर लिए हैं, तो अब अगर आप अपनी एग्जाम्पशन को कंटिन्यू चाहते हैं तो जिस दिन ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करा है, ओके, उसके विदिन 30 डेज में आपको दोबारा कमिश्नर को क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। कौन से को करनी है, कमिश्नर को क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। और कमिश्नर अगर आपको दोबारा क्या कर दे, रजिस्टर कर दे, तो आपकी एग्जाम्पशन क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आपकी एग्जाम्पशन क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो पहली बात, सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ही क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी। प्लस सेकंड बात, जिस भी ईयर में ट्रस्ट की जो इनकम है, सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन देने से पहले, मतलब 115 बीबीसी की डिडक्शन देने के बाद में, 115 बीबीसी की रिडक्शन देने के बाद में 5% ऑफ टोटल डोनेशन और क्या है 1 लाख विच हायर, उसकी डिडक्शन देने के बाद में जो क्या आ रही है, इनकम आ रही है। ओके, और ट्रस्ट की जो बाकी इनकम है सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन से पहले, कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन से पहले, डीम्ड एप्लीकेशन से पहले, एक्सेस एक्यूमुलेशन से पहले, अगर ट्रस्ट की जो इनकम है, अगर वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। अगर ट्रस्ट की जो क्या है, इनकम है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है, सेक्शन 11 का इफेक्ट देने से पहले, एग्जाम्पशन से पहले, क्योंकि एग्जाम्पशन के बाद में तो लगभग सभी ट्रस्ट की इनकम क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। तो उसके बाद की नहीं बात कर रहे हैं हम, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर रही है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करवाने पड़ेंगे, ऑडिटेड करवाने पड़ेंगे। आपको ऑडिट रिपोर्ट भी क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट भी आपको फॉर्म 10B में क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। और आपको एग्जाम्पशन लेने के लिए
आपको आपको एग्जामिशन देने के लिए रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट तक क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट एलिजिबल मतलब लायबल फॉर ऑडिट है तो 30 सितंबर ड्यू डेट है, अदरवाइज 31 जुलाई है। तो जिस भी ट्रस्ट पे जो भी एप्लीकेबल ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक, उस क्या है ड्यू डेट तक आप जैसे 30 सितंबर मान के चल रहे हैं तो 30 सितंबर तक आप अपना रिटर्न भी फाइल कर दें, ऑडिट रिपोर्ट भी क्या कर दें, फर्निश कर दें, और ट्रस्ट भी आपका क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो ही आपको क्या मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी, तो ही आपको एग्जामिशन मिलेगी। अब यहां पर डिपार्टमेंट का एहसान आप समझिए। ओके, वैसे तो हम आपको एग्जामिशन कौन से देते हैं, प्रोस्पेक्टिव से देते हैं, प्रोस्पेक्टिव, और देते कब है, जब रजिस्टर्ड होते हो, लेकिन दे देते तो उसी ईयर से जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिशन तो हम उसी ईयर से दे देंगे जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी है, बस ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। अगर आपने 1920 आपका प्रीवियस ईयर है, चाहे 1 अप्रैल 2019 को एप्लीकेशन करो या फिर साल के बीच में करो या फिर 31 मार्च 2020 को करो, उस प्रीवियस ईयर में कभी भी आप क्या कर दो, एप्लीकेशन कर दो, आपको 1920 प्रीवियस ईयर में एग्जामिशन मिल जाएगी। दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में एग्जामिशन मिल जाएगी। कंडीशन ये है कि कमिश्नर आपके ट्रस्ट को क्या कर दे, रजिस्टर कर दे। एग्जामिशन तो हम उसी ईयर से दे देंगे जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी है, बस कंडीशन ये है कि कमिश्नर आपके ट्रस्ट को इनकम टैक्स में क्या कर दे, रजिस्टर कर दे। लेकिन अब यहां पर डिपार्टमेंट का एहसान है, नॉर्मली डिपार्टमेंट आपको उस ईयर से एग्जामिशन देता है जिसमें एप्लीकेशन करी, और उसके प्रोस्पेक्टिव जो क्या होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, उनमें एग्जामिशन देगा। लेकिन विशेष बात यहां पर यह है, जिस भी दिन आपका क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, एप्लीकेशन नहीं, डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं, जिस भी दिन आपका क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, डेट ऑफ क्या है, रजिस्ट्रेशन, कौन सी दिन की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर उस दिन आपके जो पुराने जो रेट्रोस्पेक्टिव, जो पुराने प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर में एप्लीकेशन करिए उससे जो पुराने वाले जो प्रीवियस ईयर हैं, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी उससे पुराने वाले जो प्रीवियस ईयर है, अगर उनके असेसमेंट एओ के बिफोर पेंडिंग चल रहे हैं, असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं, वो एओ के बिफोर, कमिश्नर अपील में अपील पेंडिंग नहीं चल रही है, असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक भी नहीं। अगर आपके असेसमेंट की प्रोसीडिंग क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है, कहां पर, असेसिंग ऑफिसर बिफोर, किस दिन, जिस दिन एप्लीकेशन करी उस दिन नहीं, जिस दिन कमिश्नर ने आपको 12AA के प्रोविजन से रजिस्टर कर दिया है, उन प्रीसीडिंग जो प्रीवियस ईयर है, अगर उन ईयर्स में भी अगर आप 1585 कर रहे थे, मतलब इनकम को ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर रहे थे इन इंडिया में, तो उन पेंडिंग असेसमेंट ईयर्स के जो है, वो जो पेंडिंग असेसमेंट है, अब ना उनमें भी आपको क्या दी जा सकेगी, सेक्शन 11 की एग्जम्पशन दी जा सकेगी। लेकिन जिनके असेसमेंट अब हो चुके हैं, जिनके असेसमेंट हो चुके हैं, किस दिन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, पुराने असेसमेंट हो चुके हैं, इवन अगर उन ईयर्स में भी, उन असेसमेंट्स में भी आपने क्या करा था, इनकम को चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई करा था, उन असेसमेंट को रीओपन नहीं किया जाएगा, उन रीअसेसमेंट को उनको रीओपन नहीं किया जाएगा, और उनमें अब सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बेनिफिट सिर्फ उन्हीं के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन एओ के बिफोर असेसमेंट की प्रोसीडिंग क्या चल रही हो, पेंडिंग चल रही हो, तो उनमें हम आपको क्या दे देंगे, उनमें भी हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। और ध्यान रखिएगा, पुराने जो आपके असेसमेंट्स जो हैं, पुराने जो असेसमेंट है वो 147 में कभी भी रीओपन नहीं किए जाएंगे, इस रीजन की वजह से कि आप क्या नहीं थे, रजिस्टर्ड नहीं थे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत विशेष बात है, हमने अभी कहा ऑन द डेट ऑफ कौन सा एप्लीकेशन, एओ के बिफोर असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कौन से वाले प्रीसीडिंग असेसमेंट्स के। ओके, अगर आपके काम क्या थे, चैरिटेबली थे, ऑब्जेक्ट आपका चैरिटेबल था, एक्टिविटीज आपकी क्या थी, चैरिटेबल थी, तो एग्जामिशन दे देंगे। और 147 में कोई एक्शन नहीं लेंगे, किस बात से, अनरजिस्टर्ड, नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन ऐसी कोई बात एप्लीकेबल नहीं होगी, हम आपको एग्जामिशन सेक्शन 11 का बेनिफिट भी नहीं देंगे और 147 भी कर सकेंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन की थी और आपका रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन क्या कर दी थी, रिफ्यूज हो गई थी, क्या हो गई थी, रिफ्यूज हो गई थी, या फिर आप ऑलरेडी पहले आप क्या थे, इनकम टैक्स में आप रजिस्टर्ड थे, आप क्या थे, रजिस्टर्ड थे, और किसमें, चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड थे, और अब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका था, कैंसिल हो चुका था। मतलब पहले आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल हुआ है, आज रजिस्ट्रेशन से पहले भी आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, और आज जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे पहले भी आपने एप्लीकेशन करी थी लेकिन उस समय एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी। तो इस केस में हम आपको प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर के जो असेसमेंट पेंडिंग है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन बिफोर असेसिंग ऑफिसर, उनके रेस्पेक्ट में हम आपको सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन नहीं देंगे, उनके रेस्पेक्ट में सेक्शन 11 की क्या नहीं देंगे, एग्जाम्पशन नहीं देंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, कमिश्नर को एप्लीकेशन होती है, कमिश्नर वो ऑफिसर है कि अगर
अगर उसके ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपील आईटीएटी को जाती है विद इन कितने डेज में, 60 डेज में। तो कमिश्नर को एप्लीकेशन है, कमिश्नर 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 आपको हां करेगा ना करेगा, जो भी करेगा विद इन क्या करेगा, 6 मंथ करेगा, एंड ऑफ द मंथ करेगा। और कौन सा एंड ऑफ द मंथ, जिसमें उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई। और अगर वो कोई ऑर्डर पास नहीं करता है तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपका क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर वो कोई भी ऑर्डर पास नहीं करते हैं, अगर वो कोई भी ऑर्डर पास नहीं करते हैं तो आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट विद इन कितनी है, 6 मंथ, एंड ऑफ द किससे, मंथ से। कब से एंड ऑफ द मंथ से, जिसमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसमें उनको एप्लीकेशन क्या हुई है, रिसीव हुई है। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वंस एक बार आप रजिस्टर्ड हो चुके हो तो कल इस बात से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता कि आपको ऑब्जेक्ट चैरिटेबल नहीं है। अगर एप्लीकेशन करते समय वो ऑब्जेक्ट चैरिटेबल था तो आज वो क्या रहेगा, चैरिटेबल रहेगा। आप अपनी चेंज इन ओपिनियन नहीं कर सकते। लेकिन हां, अगर आपका ऑब्जेक्ट तो चैरिटेबल है लेकिन उसमें आपकी एक्टिविटीज क्या नहीं है, जेन्युइन नहीं है, एक्टिविटीज उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाली नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो इस बात से आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल क्या किया जा सकेगा, कैंसिल किया जा सकेगा। अगर आपकी एक्टिविटीज क्या नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया जा सकेगा, कैंसिल किया जा सकेगा। लेकिन इस बात से कभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता कि आपका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल नहीं है। एप्लीकेशन करी थी, जब काम बताया था हमने तो उस समय वो चैरिटेबल लग रहा है और आज वही काम आपको चैरिटेबल नहीं लग रहा है, ये आपकी चेंज इन ओपिनियन है। और चेंज इन ओपिनियन के बेस पे कैंसिल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हां, ऑब्जेक्ट तो चैरिटेबल है लेकिन एक्टिविटीज उस ऑब्जेक्ट को पूरी करने वाली नहीं है, तो इस बात से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। नाउ कमिश्नर के कैंसिलेशन की पावर को बढ़ा दिया गया है। कमिश्नर के कैंसिलेशन की पावर को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और क्या बढ़ा दिया गया है, वो ये बढ़ा दिया गया है जो हमारा सेक्शन 13 और सबसेक्शन कौन सा है, 1 है, जिसमें हमने पढ़ा था अगर आपने ट्रस्ट की इनकम का, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपने स्पेसिफाइड पर्सन 13 सबसेक्शन 3 को पहुंचाया तो पूरी एग्जामिशन क्या कर देंगे, हम विड्रॉ कर देंगे। अगर ट्रस्ट का फंड अदर देन 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में एग्जामिशन नहीं मिलेगी। अगर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए है और उसका बेनिफिट आपने स्पेसिफाइड कम्युनिटी और कास्ट को पहुंचाया अदर देन SC ST OBC विमेन चिल्ड्रन, तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी। प्राइवेट रिलीजियस क्या है, ट्रस्ट है, और उसका इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को एन्योर नहीं हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में एग्जामिशन नहीं मिलेगी। आज कमिश्नर अभी तक तो ये था कि उसके रेस्पेक्ट में उस ईयर में एग्जामिशन नहीं मिलेगी जिस ईयर में आपने फंड अदर देन 11(5) के मोड्स में क्या कर दिए हैं, लगा दिए, उस ईयर में एग्जामिशन नहीं मिलेगी। जहां आपने इनकम और प्रॉपर्टी का बेनिफिट स्पेसिफाइड पर्सन को क्या कर दिया है, पहुंचा दिया, उस ईयर में एग्जामिशन नहीं मिलेगी। जहां आपने पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट को कर दिया है, लेकिन आगे की ईयर में तो मिल जाएगी, आगे की ईयर तो मिल जाएगी। मतलब वॉलंटरी डेलिब्रेटली एक ईयर में आप क्या कर दीजिए, डिफॉल्ट कर दीजिए और बाद में आप क्या कर लीजिए, अगले साल वापस से एग्जामिशन ले लीजिए। नाउ कमिश्नर की कैंसिलेशन की जो रेस्ट्रिक्टेड पावर थी उसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। अब नाउ सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के केस में भी आपका कमिश्नर आपके ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, लेकिन तभी जब 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 आपने जो डिफॉल्ट करा हो उसके कोई रीजनेबल कॉज नहीं हो। अगर उसके रीजनेबल कॉज थे तो फिर वो क्या नहीं करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। एल्स पहले तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस बात पे कैंसिल होता था कि आपकी एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है। अब बाकी 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज ABCD के केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकेगा, कैंसिल हो सकेगा। फिर आपको उस ईयर और आगे के असेसमेंट ईयर में भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी, आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो ये हमने अभी कौन सा करा, सेक्शन कौन सा करा है, 12 क्या कर लिया है, AA कर लिया। सेक्शन कौन सा था, 12 कौन सा था, AA था। अब हम लास्ट सेक्शन 2 क्लॉज 15 चैरिटेबल पर्पस का मतलब, रिलीजियस पर्पस का मतलब लॉ में डिफाइन नहीं है और चैरिटेबल पर्पस का भी डिफाइन इंक्लूड्स करके है। मेडिकल रिलीफ करना, एजुकेशनल रिलीफ करना, इवन योगा भी क्या है, चैरिटेबल पर्पस है। लेकिन एग्जामिशन तभी होगी जब रजिस्ट्रेशन कराओगे और आप एप्लीकेशन करोगे एटलीस्ट कितना 85%। सिर्फ चैरिटेबल पर्पस होने से एग्जामिशन नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में सेक्शन 11 की कंडीशंस का कंप्लायंस होगा, तब जाके क्या मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी। मेडिकल रिलीफ पहुंचाने से पर्पस चैरिटेबल हो जाता है, लेकिन पर्पस चैरिटेबल होने से सिर्फ एग्जामिशन नहीं मिलती है। रिलीफ ऑफ पुअर एक चैरिटेबल पर्पस है, लेकिन सिर्फ चैरिटेबल पर्पस होने से एग्जामिशन नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 11 की कंडीशंस को भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। आप प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं,
प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर शेड कर रहे हैं, ये भी एक चैरिटेबल पर्पस है, लेकिन ये सिर्फ चैरिटेबल पर्पस है, इस वजह से एग्जामिशन नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन भी होगा, सेक्शन 11 की कंडीशन होगी। इनके अलावा भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जो जनरल पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना हो, कोचिंग भी दे रहे हैं जनरल पब्लिक को, इससे भी जनरल पब्लिक को, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, ये भी एक चैरिटेबल क्या है, पर्पस है, लेकिन एग्जामिशन तभी मिलेगी जब पहले ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो। फिर सेक्शन 11 की कंडीशंस का कंप्लायंस करो, पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं करो, वापस से एजुकेशनल रिलीफ देने के लिए क्या करो, तो फिर आपको क्या मिलती है, एग्जामिशन मिल जाती है। मतलब हर कोई, इसके अलावा भी कोई आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए कर लो, वो भी काम क्या हो जाएगा, चैरिटेबल हो जाएगा। आप रिलीफ ऑफ पुअर के नाम से बिजनेस करो, कितना ही टर्नओवर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल वाले कितना ही टर्नओवर करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्कूल वाले कितना टर्नओवर करे, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, कुतुब मीनार से, एंटी टिकट से कितना ही टर्नओवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, एंटी टिकट से कितना ही टर्नओवर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 ये जो लास्ट वर्ड है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, अगर इसमें आपने कोई सर्विस देके, कोई गुड्स देके, आपने कंसीडरेशन चार्ज करा, मतलब बिजनेस करा, और ट्रस्ट का जो टोटल इनकम के 20% से ज्यादा कहां से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, ट्रस्ट की टोटल से 20% से भी ज्यादा किससे आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, तो उस ईयर के लिए हम आपको चैरिटेबल नहीं मानेंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। बाकी आप में ट्रस्ट की टोटल इनकम के 20% से भी ज्यादा बिजनेस कर लो, जैसे हॉस्पिटल का, तो इनकम का मेजर पार्टी किससे होता है, बिजनेस से होता है। एजुकेशनल रिलीफ में इनकम का मेजर पार्टी किससे होता है, बिजनेस से होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स में से, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में से, ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज में से इनकम का मेजर पार्टी किससे होता है, बिजनेस होता है। योगा में मैक्सिमम ही किससे होता है, बिजनेस से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, उसमें अगर आपने इनकम के 20% से ज्यादा बिजनेस रिसीट्स हुई, तो उस ईयर के लिए हम आपको चैरिटेबल नहीं मानेंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे अब नाउ आपको सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन उस ईयर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर में इनकम का 20% से ज्यादा बिजनेस नहीं हुआ, तो रजिस्ट्रेशन तो वैसे ही कैंसिल नहीं हुआ था, और उस ईयर में आपको सेक्शन 11 की क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन यह बात सिर्फ और सिर्फ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी कब, जब आपकी टोटल इनकम के 20% से ज्यादा बिजनेस की क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, तब क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये हमने पूरे ट्रस्ट का क्या करा था, रिवीजन करा था। इसके बाद में हम एक और लेक्चर लेकर आएंगे जो टैक्स ऑन एक्रिएटेड इनकम होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी क्या आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट का रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि जनरल पढ़ के गए थे, रूल्स पढ़ के नहीं गए थे। हम जब पढ़ेंगे, हम सेक्शन रूल हर का एक जूस निकाल के उसको कवर करेंगे, सो डेट नाउ अब आने वाले अटेम्प्ट में से उसका क्वेश्चन आता है तो फायदा तो तभी हो जब वो क्वेश्चन क्या हो, सही हो, तभी क्या हो, सुनने का और पढ़ने का क्या हो, फायदा हो। तो अभी तक हमने इसके 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। हमने यहां पर ट्रस्ट का असेसमेंट क्या करा, टैक्सेशन पूरा करा है। आप इसका अच्छे से क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।